नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सुखप्रीत कौर, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी में। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सुखप्रीत जी, आपका सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मुक्ता जी। एक अहम जिम्मेदारी है आपके पास इस वक्त। आप नेशनल लेवल पर बीजेपी के महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हैं, 14 स्टेट्स के इंचार्ज हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई हो, इतनी अच्छी जिम्मेदारी है। और उसके बाद थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं। मतलब 14 स्टेट्स हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं? देखिए, बीजेपी में कार्यकर्ता को तैयार किया जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको काम सिखाया जाता है, उसको विचारधारा पर चलना सिखाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो देश के लिए काम करना होता है। मैंने भी अपनी शुरुआत राष्ट्र सेविका समिति से की थी। वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, संगठन में कैसे रहना है, संगठन में सबको साथ लेके कैसे चलना है और संगठन के ज़रिए देश के लिए कैसे काम करना है, ताकि देश में जो रहने वाले नागरिक हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि मैं महिलाओं में काम करती हूँ, और महिलाएं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो फेयरर सेक्स हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो महिलाओं की आवाज़ बनकर उनकी क्या ज़रूरतें हैं आज के समय में, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। और चाहे आरएसएस में जो महिला विंग है, राष्ट्र सेविका समिति, जब मैं वहाँ थी तब भी मैंने देखा कि महिला नीति के ऊपर काम होता था। और महिला मोर्चा में आज मैं काम कर रही हूँ, तो महिला मोर्चा में भी मैंने एक बात देखी है कि महिला ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं, महिलाओं को किस प्रकार से सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे आगे लेकर आना है, इस बात को बहुत चिंतन करके प्रैक्टिकली क्या हमारे लिए फीजिबल रहेगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग उस बात को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं में जाते हैं, काम करते हैं। राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले है कि महिलाओं का, भारत में रहने वाली महिलाओं का जीवन स्तर अच्छा हो, जिसके लिए आज मोदी सरकार काम कर रही है। और प्रदेश में शिवराज जी भी बहुत सालों से प्रयास में लगे हुए हैं कि महिलाओं का जीवन किसी प्रकार से बहुत ही सुगम हो जाए। उसमें हमारा रोल ये रहता है कि हम उस चीज़ को वहाँ तक, महिलाओं की आवाज़ को हम संसद तक और पार्लियामेंट तक और जो विधानसभा है वहाँ तक पहुँचाएँ। और जो कोर इश्यूज़ हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उनको हम पुट अप करें आगे, जो कि हम करते हैं समय समय पर, और उन्हीं फीडबैक से आगे काम होता है। आज हमारे पास 37 ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे महिला मोर्चा की यूनिट नहीं है। हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है कि सारी स्टेट्स में बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत स्ट्रांग है, साथ में हमारे जो मोर्चे हैं, स्पेशली देश की आधी आबादी जिसको महिला मोर्चा रिप्रेजेंट करता है, तो महिला मोर्चा की यूनिट्स जो हैं वो हर स्टेट में है। महिलाओं पे अगर हम देखें, जैसा आपने भी अभी बहुत विस्तार में बताया, और महिलाओं पे फोकस है इस वक्त। अब मध्य प्रदेश की बात करें, राज्यसभा के नॉमिनेशन थे, बीजेपी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये तो गर्व की बात है, उल्लास का विषय है कि दोनों सीटें जो हैं वो महिलाओं के ही झोली में गई। आपने उसमें एक चीज़ देखी? हाँ। एक हमारी स्टेट की उपाध्यक्ष हैं, हाँ। प्रदेश उपाध्यक्ष बहन सुमित्रा बाल्मीकि। हाँ। उन्होंने, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था। और कविता जी क्योंकि महामंत्री हैं, बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स के रोल में थी, और लेकिन उनको भी एकदम से अचरज हुआ जब उनका नाम आया। और ये इतनी खुशी की बात है, और इससे बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि हम केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते,
हम उस चीज़ को करके दिखाते हैं। और दोनों बहनें जो हैं वो ऐसे समाज से आती हैं। एक हमारी कविता जी हैं जो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं जो कि एससी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। बिना किसी के विनय किए हुए, बिना किसी के आगे हाथ जोड़े, ससम्मान खुद चल के जाकर उनको बोला गया कि आपको हम बनाना चाहते हैं। ये जो हो रहा है, ये मैं मानती हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि हमारा चाहे शीर्ष का नेतृत्व केंद्र में बैठा हो, चाहे हमारा जो नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश को चला रहा है वो हो। हमने एक बात दोनों जगह देखी है कि चाहे 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहला भाषण लोकसभा में दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और यदि हम शिवराज जी की कार्यशैली को अच्छी तरीके से समझें तो जब 2005 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो पहली पंचायत की थी वो महिलाओं की पंचायत की थी। और तब से जैसे पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया हो। आप देखिए उनकी एक एक योजना का कहीं ना कहीं जो निचोड़ है वो महिलाओं पर आता है। उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित भाव से उन्होंने कार्य किया। और आज एक बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आज मध्य प्रदेश की महिलाओं के बीच में जब हम जाते हैं, उनकी सोच में एक परिवर्तन आया है। वो अपने भविष्य के लिए सोच रही हैं। और ऐसे ही जो देश में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए मोदी जी के आने के बाद, वो इतना बड़ा क्रांतिकारी एक ट्रांजिशन है, क्रांतिकारी बदलाव है कि जिसको आज हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। हम और आप, जो हम लोग पहले अगर जिस प्रकार का हमने प्रदेश और देश देखा था, जहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस थी महिलाओं के लिए, आज नहीं है। अपन देखें कि अगर केंद्र सरकार की भी आप छोटी से छोटी योजनाओं को देख लें, उसके मूल में महिला सशक्तिकरण आपको दिखाई देगा। जी, एक और जो अगर हम देखें, अगर बीजेपी इसको फॉलो करती है तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहेगा जो बात करती है कि परिवारवाद के खिलाफ है। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा भी था कि जो नेता पुत्र हैं, अगर वो पार्टी का काम करते हैं तो वेलकम है, क्योंकि पार्टी का काम करना भी चाहिए उनको, वो पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन टिकट की उम्मीद ना रखें। देखिए, ये जो है, ये सवाल जो है, मुझे लगता है जो आज हमारी बात है उससे थोड़ा हटके है। इसमें ऐसा है, कई बार परिवार का मुखिया जो है, वो जो पिता है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो बेटे के लिए कहेंगे कि संगठन में काम करे, या बेटी भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि परिवार का कोई बड़ा सिर्फ संगठन में काम कर रहा है तो उसके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो तो टिकट मांग सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। आज इतनी बड़ी विराट पार्टी है और जिसमें ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में है। तो यदि उनके परिवार के 10 लोग भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो भी अगर एक व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी है। पर क्योंकि सभी को एकोमोडेट करना है, सभी को चांस देने हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब एक व्यक्ति एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, तो जो दूसरा है वो वहाँ पर संगठन का दायित्व कर ले। तो ऐसा है। लेकिन जो परिवार पूरी तरह से समर्पित हैं वो हमारे एसेट्स हैं। जो परिवार सालों साल जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हर सुख दुख की क्षण में, वो पार्टी के एसेट्स हैं। उनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको कोई पीछे रखना चाहती है। लेकिन हाँ, अगर पिता भी इलेक्शन लड़ेगा, बेटा भी लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भाव में, मन में भाव आएगा कि सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। तो ये ऐसा भाव ना आए, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। तो आपको लगता है ये आगे चल के सही रहेगा पार्टी के लिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो हमारी पार्टी में निर्णय होता है वो एक जॉइंट डिसीजन होता है,
और वो जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से ऐसी विचारधारा है जिसमें हर किसी को इंक्लूसिवली करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो हमसे मुझसे सीनियर हैं, जो और उनसे बड़े हैं, मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन लेंगे दैट विल बी ए जॉइंट डिसीजन। और मैं मानती हूँ कि इस विषय पर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो शीर्ष पर नेतृत्व बैठा है वो संघ से तैयार किया हुआ नेतृत्व है, और जब वो किसी विषय में निर्णय लेते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए सोच कर नहीं लेते, वो पूरी पार्टी की भलाई के लिए सोच कर निर्णय लेते हैं। बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन रहता है, एक सिंगल डिसीजन होता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, आपने जम्मू कश्मीर में भी बहुत काम किया है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो है बहुत सराही गई, पसंद की गई, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। जो उसके क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाया गया उसमें। चूँकि आपने वहाँ काम किया हुआ है, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं बहुत लॉन्ग टाइम बैक, बहुत साल हो गए हैं, जब मैं राष्ट्र सेविका समिति में पदाधिकारी थी, और उस समय मुझे एक बहुत मौका दिया गया, ऐसा मुझ पे भरोसा किया गया मेरे संगठन ने। और जो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका एक एनजीओ है जस्टिस ऑन ट्रायल, जो टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में काम करता है। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात थी और मुझे पंजाबी डोगरी भाषा भी आती थी और मैं संगठन में काम कर रही थी, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वहाँ पे भेजा। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे उस समय देखी 2009 और 2010 में, वो दिल दहलाने वाली थी। मैं मतलब मेरी एकदम जैसे कहते हैं रूह कांप गई थी वो सब देख के। उसके पहले इस प्रकार का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी हीनियस एट्रॉसिटीज़ किसी महिला के साथ भी कोई कर सकता है, छोटी लड़कियों के साथ कोई कर सकता है। हम तो सोच ही नहीं सकते जो वहाँ पे हिंदू परिवारों के साथ अन्याय किया गया। ऐसी जो सच्ची उनकी आप बीती जो हम लोगों ने नोट की, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अभी भी दिल भर आया वो बातें याद करके, क्योंकि उस समय ये हालात थे कि जिन लोगों के हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे वो लोग बता नहीं पा रहे थे। वो बताते बताते कई बार फूट फूट के रो पड़ते थे, जबकि जिनकी वो बात बता रहे थे उनके परिवार में से या तो एक आध व्यक्ति बचा था जो बाहर था, या फिर उनके जो रिश्तेदार थे वो उनकी कहानी बता रहे थे, बयां कर रहे थे। और ऐसी बातें कि किसी एक बच्ची को उठा लिया गया, फिर उठा के उसको ले गए जंगलों में। वहाँ पे जो मिलिटेंट्स थे जो कि पाकिस्तान से और उधर से आए हुए थे, उन लोगों ने उस लड़की के साथ बहुत ही राक्षसी बर्ताव किया। और एक दिन जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे उस समय उस लड़की को मौका मिला। मैं आज एक बात बता दूं, वहाँ पे कश्मीर में पहले हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन बाद में जब हिंदुओं का पलायन हो गया उसके बाद वहाँ रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम लड़कियों को भी बख्शा नहीं गया। ये सच्चाई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई थी और पाकिस्तान चाहता था कि वो एरियाज़ खाली हो जाएं, वो क्षेत्र खाली हो जाए और उस पर वो अपना कब्ज़ा कर ले। तो इसके बाद जो अत्याचार पहले हिंदू बच्चियों पे हुए वो बाद में मुस्लिम बच्चियों पर भी हुए। मैं क्योंकि एक ही महिला थी उस पूरे ग्रुप में और उनके लड़कियों के पर्सनल इंटरव्यूज़ मैंने लिए थे, और बहुत दुख की बात थी कि वो जब मैं उनकी कहानियाँ सुनती थी, जैसे उसी की जो बहन थी उसका वक्ष काट दिया गया था और वो उसको बहुत एट्रॉसिटीज़ की गई थी, और ऐसा राक्षसी व्यवहार करने के बाद जो लड़कियां बच गईं जिनकी कहानियां मैंने सुनी, उसके बाद मैं आज आपको बताती हूँ कि
उस पूरे जो ग्रुप हमारा गया था वहाँ पर काम करने के लिए, उनमें मैं अकेली महिला थी और मुझे कई बार जिस क्षेत्र में मैं गई मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मेरे दिमाग में वो बातें घूमती थी कि इतना अत्याचार और आज के समय में हम तो सोच भी नहीं सकते जो अत्याचार वहाँ पर हुए। पूरे परिवारों को ऐसे ख़त्म किया गया। तो वहाँ पे मस्जिदों में इस प्रकार की ये बातें लिखी जाती थी कि किसी हिंदू से बात नहीं करनी है। लोग दहशत में आ जाते थे, मदद करने नहीं आते थे। आपकी आंखें अभी भी नम हो गई। हाँ, मैं वो चीज़ें अगर मैं सोचती हूँ तो मेरा बहुत दिल भर आता है। और लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स में सच नहीं दिखाया गया। कश्मीर फाइल्स में पूरा सच दिखाया गया और अभी और ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं, लोगों की आप बीती है, जिसमें अगर वो दिखाया जाए तो देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे लगेगा कि उस समय कश्मीर में अगर किसी का खून हुआ तो वो इंसानियत का हुआ, वो ह्यूमैनिटी का खून हुआ। इतना अत्याचार एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, अगर हम ये कहते हैं कि भारत माँ का एक जो बेटियां हैं वहाँ पे उन्होंने अपना भारत माँ के उस क्षेत्र के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। वो कश्मीर की बेटियों को मैं आज भी मैं उन पे गर्व करती हूँ और मैं उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो उन्होंने जिस प्रकार की कुर्बानियाँ दी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। इतना अत्याचार सहन करके भी वो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहते थे। आपकी बातें सुन के थोड़ा सा मुझे भी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। चलिए मध्य प्रदेश पे लौटते हैं। आप सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज के साथ थी। वो विदिशा से उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था। आप काफ़ी करीब रही उनके, आपने काफ़ी उनका काम पूरा आप देखती थी और कई साल से हम आपको लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक्टिव आप रही हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल फैमिली से आप आती हैं। आप बता ही रही हैं, आप संघ से जुड़ी रहीं, काफ़ी आपने काम किया है। हालांकि अभी आप जो हैं अगर हम कहें तो महासचिव की पोजीशन तक आ गई हैं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ पाई। ऐसा है कि पार्टी एक कार्यकर्ता को तैयार करती है और मैं बहुत एक चीज़ में भाग्यशाली हूँ, संगठन को समझना और एक परिपक्वता आनी। उसके बाद अगर आप कहीं पे भी पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर समझ पाते हैं। उनके लिए एक सेवा भाव से जो काम करने की आपके मन में इच्छा होती है तो वो आपकी इच्छा भी पूरी होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में रहकर हमारा एक धर्म होता है कि हम लोगों के लिए काम करें और बहुत ईमानदारी से काम करें, पूरी निष्ठा से काम करें देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बीजेपी की जो हमारे 4 वर्ड्स हैं वो यही है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो हम देश के लिए काम करें, देश के लिए जिएं, देश के लिए इस जीवन को समर्पित करें। देखिए सुखप्रीत जी, ये सब जो आपने बात कही है तो बहुत सही कह रही हैं, लेकिन एम्बिशंस तो सबके अंदर होते हैं। आप भी एम्बिशियस होंगी। देखिए तो ये सवाल यही मैं आपको बताती हूँ। हाँ, यही मैं आपको बताती हूँ कि जब बीजेपी में कोई एंटर करता है तो एम्बिशन क्या तो वो नहीं, वो बहुत एम्बिशियस, सिर्फ एम्बिशियस होके आता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन ये आपको मालूम है कि बहुत प्रशिक्षण जो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है, इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं हम ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग हमें धैर्य सिखाती है। आज आपने खुद कहा कि सुमित्रा वाल्मीकि जी को, कविता पाटीदार जी को उन्होंने मांगा नहीं, पार्टी ने खुद दिया। एक दिन सुखप्रीत कौर को भी पार्टी से खुद बुला के देगी।
हाँ, मुझ में, मेरी पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है और मुझ में धैर्य है जो मेरी पार्टी ने सिखाया है। मुझे जहाँ बिठाया है उन्होंने, वो भी कोई छोटा पद नहीं है। वहाँ पर भी जब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हूँ, मुझे उसमें भी बहुत बड़ी खुशी है कि मैं अपने दल के लिए काम कर रही हूँ। कहीं ना कहीं पूरे देश की महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाने के लिए, उनके जीवन में सिक्योरिटी, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे फिजिकल सिक्योरिटी हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। महिलाएं सम्मान के साथ इस देश में जिएं, अपने अधिकारों को पहचानें, लेकिन संगठन में रहकर अगर हम बड़े दृष्टिकोण से काम करते हैं तो हम एक लार्जर सेक्शन को प्रभावित करते हैं, हम सरकारों को भी मोटिवेट करते हैं। संगठन का एक बहुत बड़ा रोल है, जो मैं मानती हूँ कि जो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी सरकारों की। तो हमारा संगठन जो है, आप क्या सोचती हैं कि कब पार्टी समझेगी कि चलिए आप सुखप्रीत के लिए कुछ ये किया? मुझे लगता है कि एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और ये चीज़ जो है मैं अपनी पार्टी पे छोड़ती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं अपनी पार्टी के साथ रहूँगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से मैंने अपने आप को पार्टी के ऊपर मतलब छोड़ दिया इस बात के लिए। जब हम ये कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, तो इसको हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि सेल्फ लास्ट। तो मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ। कई बार पॉलिटिक्स में जो होता है या कहीं भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर एक हल्का सा कनिंगनेस भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको समझा है, इतने सालों में आप बहुत ही ग्रेसफुल, थोड़ा सा लो प्रोफाइल भी आप रहती, हालांकि आप पॉलिटिक्स में हैं जिसमें कि सामने आना पड़ता है, लोगों से बात, मतलब आपका जनरल 1-to-1 या आप लोगों से सराउंडेड है, उसके बावजूद यू हैव ऑलवेज बीन वेरी ग्रेसफुल, वेरी लो प्रोफाइल और आप अपना काम करती रहती है। क्या लगता है ये आपका प्लस रहा या ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए माइनस रहा? मुझे लगता है कि कम से कम मेरी पार्टी को जितना मैं समझी हूँ, यहाँ पे श्रूडनेस, कनिंगनेस की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो मुझे दायित्व दिया गया है, अगर उसका मैं ठीक से पालन करती हूँ, ठीक से एक विचारधारा वाली बात मैं समझती हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे कहीं भी श्रूडनेस, कनिंगनेस की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मैंने संगठन से यही सीखा है और हमारे जितने हमारे जिसको कहते हैं कि स्मरणीय नेता रहे हैं, जिनको हम आज भी स्मरण करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अगर हम कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की बात करें, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ थे, वो लोग बहुत सिंपल थे। आज समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जा रहा है जितना कि आवश्यक है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, अकेली मैं नहीं। आज आप अगर हम हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, वो भी बहुत सिंपल हैं और बहुत जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जनसाधारण के साथ घुलते मिलते हैं। मोदी जी अपने जीवन को कितना सिंप्लिसिटी से जीते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी योगा करना, सिंपल भोजन करना, बहुत सिंप्लिसिटी में रहना। उसके बाद अगर हम प्रदेश संगठन की बात करें, राष्ट्रीय संगठन की बात करें, अब आपने विष्णुदत्त शर्मा जी की अगर मैं बात करूं, सारा जीवन ही उन्होंने संगठन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, संगठन का ही काम करते रहे सारा जीवन और आज भी बहुत डाउन टू अर्थ है। हर कार्यकर्ता से 1-to-1 मिलते हैं, हर एक से बात करते हैं। तो ये जो मेरे आसपास लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने उन्हीं से सीखा, अपने पिता से सीखा कि यहाँ पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम एक सेवक बन के ही काम करें, ना कि हम ये कहें कि कोई पद मिल गया तो उससे हमें कुछ दिखाना है, हमें लोगों से सीखना है। अभी भी इतना काम करने के बाद भी हम लोग मानते हैं कि अभी और गुंजाइश है, हम लोग और काम करेंगे और बेहतर होंगे, हमारी सरकारें, हमारा संगठन, हमारा मिलना जुलना, वो हम और बेहतर जी करेंगे। बिल्कुल, वुमेन को लेके बहुत काम किया है। सुखप्रीत जी, आपने भी जो है, आप लगातार जो है पार्टी से, संगठन से जुड़ी हैं, करते जा रही हैं। एक पर्सनल सवाल पूछूंगी सुखप्रीत जी, आप अपने
चलिए, पॉलिटिक्स तो आप कर रही हैं, पार्टी का काम कर रही हैं, जो थोड़ा बहुत समय आपके खुद के लिए मिलता है क्या करती हैं? मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिनको मैं परस्यू करती हूँ, और मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया है, तो उस न्यास का काम भी देखती हूँ मैं। और उसके बाद मुझे, अगर हम कहते हैं मिलना जुलना सबसे पसंद है, तो बहुत सारे जो जैसे आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सहेलियां हैं जो अगर कभी टाइम होता है तो मैं चाहती हूँ कि उनसे भी मिला जाए, लेकिन उसके भीतर बात वही रहती है कि कहीं ना कहीं हमने महिलाओं के लिए कुछ ज़रूर करना है। बहुत अच्छे जो हमारे राइटर्स हैं, उनका लिटरेचर जो है वो हमारे बहुत काम आता है, तो मुझे लगता है कि स्वाध्याय करना, हर एक व्यक्ति जो राजनीति में है उसको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए रोज़, तो वो भी है। उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स निकाल के मैं लिखती भी हूँ जो मेरे आगे काम आता है। और मन की बात ज़रूर सुनती हूँ, कई बार बहुत व्यस्त होती हूँ तो मन की बात मेरा कहीं ना कहीं अगर छूट गया तो वो मन की बात को सुनती हूँ, क्योंकि मन की बात में आज भी है और भारत का फ्यूचर भी है। फ्यूचर में भारत किस प्रकार का होगा, न्यू इंडिया की नींव रखी जा चुकी है, न्यू इंडिया कैसा होगा, उसमें महिलाओं का क्या स्थान होगा। आज हम देख रहे हैं कि देश में अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री में 11 महिलाओं को लिया गया और हर वर्ग से, हर समाज की महिला वहाँ पर संसद में मिनिस्ट्री में पहुँची है, तो बहुत क्रांतिकारी समय चल रहा है। और इसमें किस प्रकार से और नए नए प्रयोग होंगे, किस प्रकार महिलाओं को ताकतवर बनाया जाएगा, ये एक मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। आगे और क्या हो सकता है उसके विषय में मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग आदरणीय मोदी जी को मिलते हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि आगे और क्या करें। तो हम आगे और क्या करें, ये एक विषय है, और ये विषय की जो स्टडी है वो जब तक आप हर तबके की महिलाओं से बात नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, तो तब तक हम नहीं बता सकते हैं। और ये निरंतर ये प्रक्रिया है, जो महिला सशक्तिकरण है ये एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली, और पार्टी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है इस विषय पर। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर मैं अपना, बाकी मैं थोड़ा बहुत, मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक़ है, तो मेरे पास जो खेती की ज़मीन है उस पे मैं खुद देखती हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मन की बात से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। जब मोदी जी दिखाते हैं कि सुदूर एक कर्नाटका में गांव है जहाँ पे एक महिला वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, तो उससे बहुत प्रभावित होती हूँ कि अगर वो कर रही हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए, उसके प्रयोग करने चाहिए। कम से कम घर में जितना हमें अनाज चाहिए और उतना तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। सुखप्रीत जी, आप स्वदेश न्यूज़ के और दफ्तर में आई और आपने हमसे इतनी सारी बात की और इतनी सारे अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।